नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ा था, उसके संगठन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में हमने DNA के बारे में भी पढ़ा था। DNA में हमने उसकी सामान्य जानकारी और उसके अलावा उसका महत्व और उसकी खोज के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम DNA की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। DNA की जो संरचना है ये वॉटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में दी गई थी। आज के वीडियो में हम उसी संरचना को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कल हमने DNA के बारे में सामान्य जानकारी ली थी, लेकिन आज हम उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। दोस्तों, जो DNA होता है, ये DNA इसका पूरा नाम होता है, वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमने कल देखा था। इसके अलावा हमारे DNA के अंतर्गत हमारी जो भी आनुवांशिक जानकारी होती है वो पाई जाती है। DNA है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो 4 होते हैं: एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसके अलावा एक फॉस्फेट समूह भी होता है। DNA हमारे कोशिका के मुख्य रूप से नाभिक में पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें भी कुछ DNA की मात्रा पाई जाती है, जैसे हो गया है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन मुख्य रूप से ये नाभिक में पाया जाता है। इसके अलावा हमारी जो वंशागति है, इसमें लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ले जाता है। इसके बाद में हमने देखा था कि जो DNA की खोज थी वो 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी और ये की थी WBC के अंदर, और उसने उनको नाम दिया था न्यूक्लिन, और उसी को बाद में क्या कहा गया था? DNA कहा गया था। अब इसके बाद में हमने एक टाइमलाइन के ऊपर देखा था कि 1869 में इसकी खोज हुई। 1952 के अंतर्गत मार्था चेस ने दर्शाया कि जो DNA होता है वो आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है, ना कि आपका प्रोटीन। इसके अलावा 1953 में इसकी संरचना की खोज वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। 1962 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला, और 2025 में हाल ही की घटना है कि वॉटसन की क्या होगी, 97 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। इसके बाद में इसका महत्व हमने देखा था, और महत्व में हमने देखा था कि एक तो ये जीन बनता है वो DNA से ही बना होता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन निर्माण की जो सूचनाएं होती हैं वो DNA के पास पाई जाती हैं। प्रजनन में कोशिका विभाजन के समय, कहने का मतलब युग्मक निर्माण के समय, जो DNA होता है इसकी कॉपी बनती है। म्यूटेशन और विकास, जो उत्परिवर्तन होता है DNA में, जब उत्परिवर्तन होता है तो उससे जैव विकास में भी सहायता मिलती है। हालांकि उत्परिवर्तन होता है ये हानिकारक भी हो सकते हैं और ये आनुवांशिक रोगों का कारण बन सकते हैं। फोरेंसिक साइंस में भी इसका उपयोग किया जाता है DNA का। जहां कहीं पर भी अपराध होता है और अपराधी को पहचानने के लिए इस DNA का उपयोग किया जा सकता है, और इसके लिए एक टेक्निक काम में ली जाती है जिसे हम कहते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग। इसके अलावा जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम का मतलब होता है कि हमारी जो कोशिका होती है इसमें जितना टोटल आपका DNA पाया जाता है, उस DNA में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उन नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम ज्ञात करना, इसी को हम कहते हैं जीनोम प्रोजेक्ट। और इस जीनोम प्रोजेक्ट की सहायता से हम इन नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम ज्ञात करते हैं, और उसका बाद में हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर या फिर रिसर्च वगैरह में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये कल हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो DNA की संरचना होती है वो कैसे होती है और ये संरचना किसने दी थी। तो अभी आपको बताया गया है कि DNA की संरचना का जो मॉडल है वो 1953 में वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, और वॉटसन और क्रिक ने DNA की संरचना का जो मॉडल दिया है उस मॉडल का नाम है आपका डबल हेलिकल मॉडल या द्विकुंडलित संरचना। सॉरी, DNA की संरचना का नाम है द्विकुंडलित संरचना,
और ये जो मॉडल दिया है वो वॉटसन और क्रिक ने दिया है। इस संरचना की क्या क्या विशेषता है? इसकी पहली विशेषता है डबल हेलिक्स संरचना। कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए होता है ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं एक दूसरे के लिपटी हुई अवस्था में पाई जाती हैं, अर्थात घुमावदार होती हैं। और इनके जो घुमाव होते हैं ये होते हैं दक्षिणावर्त। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त घूमी हुई होती हैं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है कि हमारी क्लॉकवाइज जो साइड होती है वो साइड होती है। तो जिस तरफ आपकी घड़ी घूमती है वो होती है आपकी दक्षिणावर्त घुमाव। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो डीएनए होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो एक दूसरे के घूमी हुई होती हैं अपने ही अक्ष पर। जैसे इसका एक जनरल डायग्राम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, और ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं ऐसे सीधी नहीं होती हैं, ये हमने समझने के लिए लिखा हुआ है। वास्तव में ये घूमी हुई होती हैं, ये अपने ही अक्ष पर घूमे जाती हैं, और इनका जो घुमाव होता है वो होता है दक्षिणावर्त। ये हमें ध्यान रखना है। इसे जो संरचना है, ये जो मॉडल है, उसकी दूसरी विशेषता ये होती है कि ये जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ये एक दूसरे की विपरीत ध्रुवी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि एक श्रृंखला है वो 5' to 3' की दिशा में है तो दूसरी श्रृंखला होगी वो 3' to 5' की दिशा में होगी। जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, मान लो ये पहली श्रृंखला है तो ये 5' से 3' की दिशा में है, तो ये जो दूसरी श्रृंखला है इसमें ये 5' to 3' मतलब एक दूसरे के विपरीत ध्रुवी होती हैं, और इसी कारण इसको बोला जाता है एंटी पैरेलल। तो ये दोनों चेन होती हैं ये विपरीत दिशा में होती हैं। एक चेन 5' से 3' तो दूसरी 3' से 5' की दिशा में होती हैं। और ये एक दूसरे के लिए आवश्यक क्यों है, विपरीत ध्रुवी क्यों होती हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों श्रृंखलाएं होंगी, ये आपस में जुड़ेंगी, और जब ये आपस में जुड़ती हैं तो नाइट्रोजनी क्षारकों की सहायता से जुड़ती हैं, और जुड़ने के लिए इनको विपरीत ध्रुवी होना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जो हमारा डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जो स्ट्रैंड होता है या एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। ये हमने पहले पढ़ लिया था संगठन में कि ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक है फॉस्फेट समूह, एक है पेंटोज शर्करा, और एक है नाइट्रोजनी क्षारक। ये जो फॉस्फेट समूह जुड़ता है ये तो जुड़ता है हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा पेंटोज शर्करा से, और ये पेंटोज शर्करा के कार्बन संख्या 5 पर जुड़ता है। ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ये ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, और ये आपके कार्बन संख्या 1 पर जुड़ता है। इसके बाद में हम देखें तो हमने देखा है कि जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती हैं ये एक दूसरे की पूरक होती हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जब दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं तो ये नाइट्रोजनी क्षारकों से जुड़ती हैं। अब ये नाइट्रोजनी क्षारक आपस में कैसे जुड़ते हैं, यदि इसके बारे में हम देखें तो हमें पता है कि जो डीएनए है इस डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। एडेनिन होता है वो सदैव आपके थाइमिन से जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, और ग्वानिन होगा वो हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। ये हमें ध्यान रखना, और यही है बेस पेयरिंग। तो बेस पेयरिंग का मतलब ये हो गया कि वॉटसन और क्रिक ने बताया कि एडेनिन होगा वो सदैव थाइमिन से जुड़ेगा, और ग्वानिन होगा वो हमेशा किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से जुड़ेगा। जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़ते हैं। एडेनिन होगा जब थाइमिन से जुड़ेगा तो इसके मध्य में बनेंगे 2 हाइड्रोजन बंध, इसके मध्य में 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। जबकि ग्वानिन होगा वो साइटोसिन के साथ जब जुड़ेगा तो इनके मध्य में 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। यह भी हमें ध्यान रखना है। तो एडेनिन होगा वो हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन बंध होंगे, 2 हाइड्रोजन बंध होंगे, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और 3 हाइड्रोजन बंध बनेंगे। इसके अलावा
हमें यह तो पता चल गया है कि एडेनिन सदैव थाइमिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन सदैव साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि हमें पता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ रहा है, मतलब अगर एक एडेनिन है तो जरूरी होगा कि एक थाइमिन भी होगा, मतलब एडेनिन की मात्रा सदैव किसके बराबर हो गई है, थाइमिन के बराबर हो गई है। और इसी प्रकार से ग्वानिन होगा वो साइटोसिन से जुड़ रहा है, अर्थात जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एडेनिन सदैव थाइमिन के बराबर होता है और ग्वानिन सदैव साइटोसिन के बराबर होता है। यदि हम इन दोनों का टोटल करें और इन दोनों का टोटल करें, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इन दोनों का टोटल भी क्या आएगा, बराबर ही आएगा। और यही है हमारा चारगाफ का नियम। चारगाफ का नियम कहता है कि डीएनए के अंदर जो एडेनिन होगा वो सदैव थाइमिन के बराबर होगा और ग्वानिन होगा वो सदैव साइटोसिन के बराबर होगा। इसके अलावा यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं एडेनिन प्लस ग्वानिन, कहने का मतलब हो गया है कि जो प्यूरिन है वो सदैव पिरिमिडिन के बराबर होगा। प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक है वो सदैव पिरिमिडिन के बराबर होगा और इसी को कहते हैं हम चारगाफ का नियम। तो चारगाफ के नियम के 2 पॉइंट हो गए हैं। पहला हो गया कि ये जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो समान मात्रा में होते हैं, एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है। और दूसरी बात है कि प्यूरिन होगा वो किसके बराबर होगा, पिरिमिडिन के बराबर होगा। यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन का जो टोटल होगा वो साइटोसिन प्लस थाइमिन के टोटल के बराबर होगा। कहने का मतलब इनका अनुपात आएगा वो 1 आएगा और यही है चारगाफ का नियम। आपको ये भी ध्यान रखना है कि चारगाफ के नियम में ये कहा गया है कि प्यूरिन होगा और पिरिमिडिन होगा, इनका अनुपात होगा वो सदैव 1 ही होगा। अब इसके बाद में यदि हम देखें तो ये डीएनए का, अगर हम इसका सिंपल रूप देखेंगे तो ये है, लेकिन वास्तव में ये 3D स्ट्रक्चर के रूप में ये आपके हेलिकल रूप में पाया जाता है, डबल हेलिकल रूप में पाया जाता है। तो जो डीएनए का अणु होता है, इस अणु का जो व्यास होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम, या इसको बोल सकते हैं 2 नैनोमीटर। तो हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डीएनए का अणु होता है उसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10, या इसको बोला जा सकता है 2 नैनोमीटर। यह होता है डीएनए अणु का व्यास, अर्थात इसकी चौड़ाई। अब हमें ध्यान रखना है कि जब ये आपस में कुंडलित होते हैं तो जो इनके कुंडलन बनते हैं, हेलिकल बनते हैं, तो एक कुंडलन के अंदर नाइट्रोजन क्षार युग्म है, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन हमेशा जोड़े में है, तो नाइट्रोजन क्षार युग्म है, इनकी संख्या होती है 10 कुंडलन में। एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजन क्षार युग्म पाए जाते हैं, यह ध्यान रखना है। और एक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और ये 34 एंगस्ट्रॉम है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि ये होती है 3.4 नैनोमीटर। अब यदि हम ध्यान से देखें तो एक कुंडलन में है टोटल 10 नाइट्रोजन क्षार युग्म और उसके जो लंबाई है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम यूं भी बोल सकते हैं कि ये दो पास पास वाले जो नाइट्रोजन क्षार युग्म हैं इनके बीच की जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती हैं, या यूं बोल दिया जाए 0.34 नैनोमीटर होती है। टोटल कुंडलन की लंबाई 3.4 नैनोमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें जो ये गैप बनते हैं ये मेजर गर्व है और ये माइनर है, अर्थात जो गर्त बनते हैं कुंडलन के दौरान 2 टाइप के बनते हैं, एक माइनर और एक मेजर। इसके बाद में हमें जो बात ध्यान रखनी है कि जब डीएनए की प्रतिकृति होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो उस समय डीएनए की जो एक श्रृंखला होती है वो नई बनती है और एक श्रृंखला होती है वो पुरानी ही होती है।
इस कारण से नई श्रृंखला, जो नया डीएनए है उसमें एक श्रृंखला पुरानी और एक श्रृंखला नई होती है, और इसी को कहा जाता है कि डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है वो कैसा होता है, अर्धसंरक्षी होता है। यदि इसको मैं जनरल भाषा में बताऊं तो मान लो ये हमारे पास एक डीएनए का अणु है, ये एक डीएनए का अणु है, 5' से 3' और इधर 5' से ये 3'। यदि इससे आपका 2 डीएनए बनने वाला है तो ये सबसे पहले अलग होगा, ये 5' हो गया और ये 3' हो गया, इधर ये हो गया 3' और ये हो गया है 5'। अब जब इनसे नई श्रृंखला बनेगी तो ये है इसकी नई श्रृंखला और ये इसकी, क्योंकि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो यदि हमें एक स्ट्रैंड का पता हो तो दूसरा स्ट्रैंड बनाया जा सकता है। पहले वाला स्ट्रैंड होता है वो सांचे की तरह कार्य करता है, टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे डीएनए के रेप्लिकेशन के समय, लेकिन जनरल भाषा में बताया जाए तो जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं तो उस दौरान एक जो स्ट्रैंड होता है वो पुराना होता है और एक जो ये होता है ये क्या होता है, नया होता है। और इसी कारण बोला जाता है कि डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है वो होता है अर्धसंरक्षी प्रतिकृतिकरण। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताना, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।